नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। महाराष्ट्र में आज सियासत का सुपर संडे का दिन रहा। आज महाराष्ट्र का 62वां स्थापना दिवस है और इस मौके पर बीजेपी, शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना तीनों पार्टियों ने रैलियां की हैं। लेकिन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने औरंगाबाद में मेगा रैली कर शिवसेना समेत अपने तमाम विरोधियों पर करारा वार किया है। इस रैली में राज ठाकरे ने कहा कि जो समाज इतिहास भूल जाता है उसका भूगोल बदल जाता है। महाराष्ट्र की मौजूदा सरकार पर हमला करते हुए राज ठाकरे ने कहा कि ये लोग हिंदुओं में फूट डालने का काम कर रहे हैं, जो महाराष्ट्र में जाति का जहर फैला रहे हैं। राज ठाकरे ने कहा कि आज महाराष्ट्र की हालत पर कोई भी बात नहीं करना चाहता। राज ने आज किस तरह से शिवसेना और शरद पवार पर हमला बोला है, यह हम आपको सुनाएंगे आगे। आज बीजेपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी मुंबई में एक रैली की है। फडणवीस ने इस मौके पर उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा है। आज उद्धव ठाकरे ने महाउत्सव में हिस्सा लिया। इससे पहले उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे पर हमला करते हुए कहा कि वो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए ड्रामा कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र में हिंदुत्व का चैंपियन बनने की रेस चल रही है और बाल ठाकरे की विरासत पर दो भाइयों की लड़ाई छिड़ गई। बड़ा सवाल यह है कि आखिर महाराष्ट्र में हिंदुत्व का नया सम्राट कौन बनेगा? क्या राज ठाकरे शिवसेना के लिए चुनौती बन पाएंगे? इन सारे सवालों पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता भी होंगे, हमारे साथ खास मेहमान भी होंगे। लेकिन इस बीच आपको बता रहे हैं कि राज ठाकरे की औरंगाबाद रैली को लेकर चर्चा इसलिए है क्योंकि इसका रिश्ता शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे से है और ये वही जगह है जहां से लगभग 3 दशक पहले राज ठाकरे के चाचा बाला साहेब ठाकरे ने आगाज किया था। ये रैली 1988 में आयोजित की गई थी। बाला साहेब ठाकरे ने विशाल रैली कर हिंदुत्व का कार्ड यहीं से, औरंगाबाद से ही खेला था। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि 1980 के दशक तक बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना को औरंगाबाद की रैली के बाद ही मराठवाड़ा इलाके में विस्तार मिला। तो क्या राज ठाकरे अपने चाचा बाला साहेब ठाकरे की राह पर चल रहे हैं? पद्धतीने वागणार असतील, यांना जर सरळ सांगून जर समजा समजत नसेल तर महाराष्ट्राच्या मनगटामध्ये काय ताकद आहे ना, ही यांना एकदा दाखवावीच लागेल। आणि म्हणून माझी पोलिसांना विनंती आहे की हे पहिल्यांदा थोबाडं बंद करा या लोकांची। माझी संपूर्ण देशवासियांना, अख्ख्या संपूर्ण देशातल्या माझ्या हिंदू बांधवांना, भगिनींना माझी विनंती आहे की बिलकुल मागचा पुढचा काही विचार करू नका। हे भोंगे उतरले गेलेच पाहिजेत। सगळ्या धार्मिक स्थळांवरचे, मग उद्या मंदिरांवरचे असतील तरी उतरले गेले पाहिजेत, पण ह्यांचे उतरल्यानंतर लागणार असतील, ह्यांना जर सरळ सांगून जर समजा समजत नसेल तर महाराष्ट्राच्या मनगटामध्ये काय ताकद आहे ना, ही यांना एकदा दाखवावीच लागेल। आणि म्हणून माझी पोलिसांना विनंती आहे की हे पहिल्यांदा थोबाडं बंद करा या लोकांची। माझी संपूर्ण देशवासियांना, अख्ख्या संपूर्ण देशातल्या माझ्या हिंदू बांधवांना, भगिनींना माझी विनंती आहे की बिलकुल मागचा पुढचा काही विचार करू नका। हे भोंगे उतरले गेलेच पाहिजेत। सगळ्या धार्मिक स्थळांवरचे, मग उद्या मंदिरांवरचे असतील तरी उतरले गेले पाहिजेत, पण ह्यांचे उतरल्यानंतर आपण सगळेजण, आज ही परिस्थिती आहे, अभी नहीं तो कभी नहीं। माझ्या देशातल्या सर्व देशवासियांना, माझी सर्व हिंदू बांधवांना, भगिनींना माझी विनंती आहे, जर हे 3 तारखेपर्यंत ऐकले नाही, 4 तारखेला हनुमान चालीसा प्रत्येक ठिकाणी मला ऐकू आलंच पाहिजे। पोलिसांकडनं वाटल्यास रीतसर परवानगी घ्या, लाऊडस्पीकरची परवानगी घ्या, त्यांना द्यावीच लागते। पण ती परवानगी घेऊन आपण या सगळ्या गोष्टी जोरात कराल आणि सामाजिक दृष्ट्या हा इतके वर्षाचा प्रलंबित प्रश्न हा कायमचा निकाली लागेल। ठाण्याच्या सभेमध्ये म्हटलं का कुठच्या सभेमध्ये म्हटलं पर्यंत आठवत नाही मला, पण जो जो समाज इतिहास विसरला त्याच्या पायाखालचा भूगोल सटकलेला आहे, त्याच्या पायाखालची जमीन सटकलेली आहे। पण आमच्या ज्ञानेश्वर गेल्यानंतर ज्या वेळेला अल्लाउद्दीन खिलजी ज्या वेळेला महाराष्ट्रामध्ये इथे आला,
आणि आमच्या देवगिरीच्या किल्ल्यामध्ये ज्यावेळी शिरला, काय चाललंय रे तिकडे? जर कोणी टाळकी जर काही गडबड करायला आली असेल तिथल्या तिथे हाणा. तो राज ठाकरे पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं और अपना एजेंडा सेट करने की कोशिश कर रहे हैं. ये समझने की जरूरत है कि आखिरकार राज ठाकरे की रणनीति क्या है. तो वो हम आपको अब एक ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं कि राज ठाकरे दरअसल किस एजेंडा पर चल रहे हैं और क्या वो अपनी रणनीति लेकर आगे बढ़ रहे हैं. दरअसल कट्टर हिंदू नेता के तौर पर राज ठाकरे खुद को स्थापित करना चाहते हैं और अब वो आप देखेंगे उनकी रैलियों को तो वो इसी तरह की भाषा राज ठाकरे बोल रहे हैं. 1988 में औरंगाबाद से ही बाला साहब ठाकरे ने हिंदुत्व का परचम लहराने की शुरुआत की थी और ये लाइन पकड़ ली थी उस समय बाला साहब ठाकरे ने. अब सवाल यह है कि क्या राज ठाकरे बाला साहब की राह पर ही चल रहे हैं? बाला साहब के उत्तराधिकारी के तौर पर क्या राज ठाकरे खुद को पेश करने की कोशिश कर रहे हैं? सॉफ्ट हिंदुत्व पर शिवसेना को घेरने की कोशिश हमने देखा कि राज ठाकरे ने की है. शिवसेना के वोट बैंक पर भी राज ठाकरे इन रैलियों के जरिए जो सेंध है वो लगाने की कोशिश कर रहे हैं. बीजेपी के साथ महाराष्ट्र में गठबंधन की रणनीति पर भी कहीं ना कहीं बैक टू द स्टेज काम हो रहा है और इस बात को उद्धव ठाकरे बार बार कहते भी रहे हैं. कट्टर हिंदुत्व से एमएनएस में जान फूंकने की कोशिश भी राज ठाकरे कर रहे हैं क्योंकि जब उनकी एमएनएस बनी थी तो उस वक्त इनिशियली तो बहुत सब कुछ ठीक रहा था. पहली बार 13 एमएलए जीत के आए थे, लेकिन आज की तारीख में 288 विधानसभा सीटों वाली महाराष्ट्र की विधानसभा में सिर्फ एक एमएलए है राज ठाकरे का. तो क्या वो इसी हिंदुत्व के एजेंडे पर चलकर अपनी राजनीति को सेट करने की कोशिश कर रहे हैं? राज ठाकरे ने कहा था कि 27 साल तक औरंगजेब महाराष्ट्र में रहा फिर भी कामयाब नहीं हो पाया क्योंकि औरंगजेब को पता था कि शिवाजी व्यक्ति नहीं विचार है. और इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी अंकुश जायसवाल लाइव इस वक्त जुड़ रहे हैं और मेरे साथ इंडिया न्यूज के एडिटोरियल डायरेक्टर आलोक मेहता जी भी इस वक्त साथ में जुड़ रहे हैं. आलोक जी के पास मैं चलूंगा, लेकिन अंकुश पहले आपके पास आ रहा हूं. क्या रिपोर्ट है राज ठाकरे की इस रैली से? आक्रामकता तो है ही राज ठाकरे में और यही कहते हैं कि राज ठाकरे का यूएसपी भी है और आज वो बेहद आक्रामक दिखे हैं और खासतौर पर महाराष्ट्र सरकार को लेकर, एमवीए को लेकर और शिवसेना को लेकर. जी बिल्कुल आक्रामक तो रहे, लेकिन यदि आप इस रैली की बात करें तो उन्होंने एक जान फूंकने की कोशिश की है, न सिर्फ अपने मन से कार्यकर्ताओं के लिए बल्कि उन्होंने सारे जो हिंदू संगठन है और हिंदू भाई बहन उन्होंने ये शब्द का इस्तेमाल किया था, उनसे अपील की है कि 3 तारीख तक का इंतजार कीजिए. 3 तारीख उनकी ईद है तो ईद में कोई भी खलल ना डालिए, लेकिन 4 तारीख तक कोई भी किसी की भी सुने ना. लाउड स्पीकर बजाइए और हो जाने दीजिए, इस बार क्या होता है, अभी नहीं तो कभी नहीं. तो ये साफ शब्दों में उन्होंने कहा है. तो एक जान फूंकने की कोशिश की है. जब से ये लाउड स्पीकर का विवाद गरमाया हुआ है, जब से ये राज ठाकरे ने इस बात का ऐलान किया है कि मस्जिदों के सामने वो हनुमान चालीसा लाउड स्पीकर के जरिए हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, तब से महाविकास आघाड़ी सरकार काफी आक्रामक हो गई है. वो बार बार कहते आई है कि किसी भी तरह से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन राज्य में बिगड़ने नहीं देंगे. तो इसी के जवाब में राज ठाकरे की आज बॉडी लैंग्वेज देखने को मिली. उन्होंने साफ ये डायरेक्ट किए अपनी बॉडी लैंग्वेज से क्लियर कर दिया कि चाहे आप कुछ भी कर ले, लेकिन जो अल्टीमेटम जो दिया है राज ठाकरे ने, जो पार्टी का स्टैंड है उससे वो पीछे नहीं हटेंगे और 4 तारीख के बाद वो किसी की सुनेंगे नहीं. तो देखना होगा कि आखिरकार किस तरीके से ये जाते हैं, क्योंकि इतना तो क्लियर हो चुका है आज की सभा से कि वो पीछे हटने वाली नहीं है. और जो बात उन्होंने कही है 4 तारीख तक यदि जो लाउड स्पीकर है मस्जिदों से अवैध लाउड स्पीकर वो नहीं हटाए गए तो उसी मस्जिद के सामने लाउड स्पीकर के जरिए हनुमान चालीसा पढ़ेंगे. ठीक है, मैं आलोक जी के पास चल रहा हूं. आलोक जी, राज ठाकरे के लिए कहा जाता है कि भीड़ तो वो ठीक ठाक जुटा लेते हैं लेकिन वो भीड़ वोटों में तब्दील नहीं हो पाती. आज भी हम देख रहे हैं कि औरंगाबाद की रैली में भीड़ तो देखने को मिल रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या हिंदुत्व का एजेंडा इस भीड़ के जरिए सेट कर पाएंगे राज ठाकरे? जिस लाउडस्पीकर को लेकर वो अब बहुत ज्यादा मुखर हो रहे हैं, क्या इस लाउडस्पीकर की आवाज दिल तक पहुंचेगी महाराष्ट्र की जनता के? देखिए रोहित जी, मैं वर्षों से शिवसेना का देख रहा हूँ और ये सही है कि उत्तराधिकारी के रूप में पहले माना जाता था कि राज ठाकरे ही सही ढंग से तो कर सकेंगे जी. और इसलिए आज उन्होंने जब संभाजी नगर, देखिए वो उन्होंने कुछ ज्यादा उस पर जोर नहीं दिया. उन्होंने कहा कि संभाजी नगर की जनता
मतलब वो एक तो पहले से डिमांड पहले से रही है कि, और ये वायदा किया था शिवसेना ने कि इस नगर का नाम बदला जाएगा। इसी तरह जो लाउड स्पीकर है उसके में पहले से थोड़ा राज ठाकरे बदले हुए हैं। उन्होंने ये कहा कि भाई मैं कोई दंगा यहाँ नहीं कराना चाहता, मैं ये बाकायदा ईद है, कल 2 तारीख है, 3 तारीख को ईद है, और हमारे सहयोगी वैसे कह रहे 4 नहीं कहा, उनका 4 के बाद, मतलब 4 के बाद वो ऐलान करेंगे, 4 तक क्या करना है सरकार कर ले। तो कह रहे हैं ठीक है 3 तारीख को ईद मना ले। तो इसलिए कट्टर वाला शब्द मुझे लगता है कि अब राज ठाकरे एक विकल्प के रूप में शरद पवार पर जितना अटैक किया है, शरद पवार नास्तिक है, शरद पवार गड़बड़ करते हैं, शरद पवार समाज को बांट रहे हैं, जाति के आधार पर बांट रहे हैं, ब्राह्मणों के साथ ऐसा अत्याचार करते हैं। मतलब उन्होंने निशाना उद्धव ठाकरे का खाली ये जिक्र किया कि उद्धव ठाकरे को सुनना नहीं चाहता, उद्धव ठाकरे करने रहे, सरकार तो उनके साथ मिल गई जिनके कोई सिद्धांत बिल्कुल अलग है। जो बाल ठाकरे, अच्छा इसीलिए बार बार उनका नाम लिया। और ये मेरा ख्याल है रोहित जी अपने दर्शकों को भी मालूम होगा या आपको बताना चाहिए कि देखिए दोनों की माताएं बहनें थी, मतलब बाल ठाकरे और इनके भाई की पत्नियां, तो वो चाची भी रही इनकी और मौसी भी रही। इतना घनिष्ठ एक तरह से वही खून है। और सब कोई मानता नहीं था। उद्धव ठाकरे के भाषण आप सुनिए और राज ठाकरे का, और ये ठीक है कभी भीड़ आती है, मैंने कहा ना भीड़ एक समय में अटल जी के समय में नहीं आती थी, मैं 70s की बात कर रहा हूँ, 71 में भीड़ होती थी, वोट नहीं मिलता था। इसी तरह से भीड़ के बाद वोट मिलने लगा, लोग उनको सुनने आते थे। आज की भीड़ का दृश्य देख करके आमतौर पर मेरा भी मानना है कि भीड़ से वोट नहीं मिलता, लेकिन इस समय जो महाराष्ट्र में माहौल है, जो तनाव लगातार, जिससे सरकार के मंत्री जेल में हैं, रोज गंभीर से गंभीर आरोप आ रहे हैं, शरद पवार बौखलाए हुए हैं, उनके ऊपर शिकंजा लहरा रहा है, अभी उनके साथ SIT और सब जांच में उनके साथ होने वाली है। तो ये जो स्थिति आ रही है, इससे मुझे लगता है कि ये एक विकल्प चुनाव, स्थानीय चुनाव और आगामी विधानसभा चुनाव के लिए आज उन्होंने महाराष्ट्र दिवस पर राज ठाकरे ने बिगुल बजा दिया है। और उधर से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री ने भी मुंबई में जिस तरह से रैली की है, अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो दोनों के गठबंधन से, और ये अनुभव बताता है कि भाजपा ने शिवसेना को भी सत्ता देने में अहम भूमिका पहले भी निभाई है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। महाराष्ट्र शिवसेना कहे कि नवनिर्माण सेना कहे, उनका लक्ष्य यही है कि किसी तरह से उद्धव ठाकरे, शरद पवार की सरकार को अगली बार सत्ता में नहीं आने देना है, हड़बड़ी न हो जी, या ऐसी आ सकती है कि राष्ट्रपति शासन लगाना पड़े जी, कितने लोग जेल में जाएंगे उनके। जी ठीक है आलोक जी, मैं आपके पास आता हूं, अंकुश आपके पास भी मैं आऊंगा, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि राज ठाकरे ने जो रैली की है इसमें उन्होंने लगातार एक के बाद एक कई बार की है। राज ठाकरे ने कहा है कि 27 साल तक औरंगजेब महाराष्ट्र में रहा, फिर भी कामयाब नहीं हो पाया, क्योंकि औरंगजेब को पता था कि शिवाजी व्यक्ती नहीं विचार है। साठी म्हणून आपण महाराष्ट्रामध्ये चाललेलो आहोत, तो माणूसच राहिलेला नाहीये, आपण कशासाठी चाललोय। तरी पुढची 27 वर्ष हा औरंगजेब या महाराष्ट्रामध्ये इथे राहिला आणि इथं मेला। 27 वर्ष परत कधी आग्र्याला गेलेला नाहीये। तो वेडा नव्हता, खुळा नव्हता। त्या औरंगजेबाला फक्त कळलं होतं कि शिवाजी व्यक्ती नाहीये, शिवाजी हा विचार है। अच्छा, मैं सीधा आलोक जी के पास चलूंगा। आलोक जी, एक सवाल मैं आपसे ये करना चाह रहा हूं कि जो शिवसेना की राजनीति थी वो हमेशा से हिंदुत्व की राजनीति रही, लेकिन जब से शिवसेना ने महाविकास आघाड़ी के साथ मिलकर एनडीए की सरकार बनाई है, उसमें बहुत सारे मौके ऐसे आए जब हिंदुत्व को लेकर जो मुखरता शिवसेना से एक्सपेक्ट की जाती रही वो मुखरता देखी नहीं गई। क्या इसीलिए अब राज ठाकरे को मौका दिख रहा है इसमें हिंदुत्व को लेकर? जैसे कांग्रेस के बारे में कहते हैं असली कांग्रेस कौन और नकली कांग्रेस कौन, एक समय में निजगप्पा वाली कांग्रेस और इंदिरा गांधी की कांग्रेस कितनी सामने आ गई। आप देखिए उनको ताकतवर बड़े बड़े नेता थे, इसलिए आप ये मानिए कि शिवसेना के, फिर मैं कह रहा हूँ हिंदू तो विचार तो है ही कि भाई उसके आधार पर वो तो कह रहे। और आज राज ठाकरे ने ये भी कहा कि मैं सब जगह मराठवाड़ा में जाऊंगा, मैं विदर्भ भी जाऊंगा, मैं दक्षिण भी जाऊंगा, मैं उत्तर भी जाऊंगा, मैं पूरे प्रदेश का दौरा करूंगा। देखिए लाउड स्पीकर की बात होती तो एक और उन्होंने ये कहा उत्तर प्रदेश में जैसा हो सकता है तो यार क्यों नहीं हो सकता है। और उन्होंने हिंदू भाइयों के लिए भी कहा
देखिए यदि ज्यादा कट्टर होते तो वो कहते कि नहीं हमारे मंदिर हम तो कुछ करना चाहेंगे करेंगे, उनको नहीं करना है। एक समय में शिवसेना की उस तरह की लाइन भी होती थी, लेकिन इन्होंने ये कहा है कि नहीं, सारे हिंदू कोई भी धर्म का हो, सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार जो लाउड स्पीकर का जो वॉल्यूम का तय है या जहां बजा सकते हैं उन सबको लेकर के होगा। तो हिंदुत्व की लाइन जो बीजेपी की लाइन है, लगभग वो राज ठाकरे लाइन लेकर के ये चाहते हैं कि अब शिवसेना का एक असली ये शिवसेना होगी, क्योंकि एक एक्सपोज कर दिया है धीरे धीरे उद्धव ठाकरे की, जैसा इनका कहना है उनकी पार्टी का, और लोगों में जो उत्साह दिखाई दिया कि देखिए जिस तरह की परंपरा रही है, ठीक है कि लोगों में उत्साह हो, एक भीड़ आपको जुटाना, जैसे उद्धव ठाकरे ने आरोप लगाया शिवसेना से कि भाई ये तो भीड़ जुटा लिया, किराए पे लोग ले आए हैं। किराए पे लोग लाने में उत्साहित ऐसे नहीं होते, वो खाली बैठ के ताली बजा देते हैं जी। यहाँ तो ये है कि बाकायदा हजारों की संख्या में एक विशाल भीड़, उसके दृश्य देख करके ये साबित किया गया है कि जो यात्रा शुरू हुई है ये अब रुकने वाली नहीं है। ये युद्ध जो है, और उद्धव ठाकरे पहले कितना बीमार रहे, सरकार तो वो चला ही नहीं रहे, सरकार कोई और चला रहा है। कोई कहता उनके परिवार के सदस्य चला रहे हैं, पत्नी चला रही है, कि बेटा तो मंत्री भी है, या इनके शरद पवार कि वो कठपुतली बने हुए हैं, और चूंकि उनको सारा उनके ऊपर भी बहुत आरोप आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये राज ठाकरे ने एक कांग्रेस में जिस तरह से युवा नेतृत्व, जिस तरह कहते हैं कि हम असली कांग्रेस है, ठीक, तो नाम इसका है, लेकिन असली शिवसेना का विकल्प बन करके राज ठाकरे, हाँ, यही कोशिश है राज ठाकरे की। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि आज सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ राज ठाकरे ने रैली की है, बल्कि आज बीजेपी की रैली हुई है, और राज ठाकरे से पहले बीजेपी ने रैली की थी और उद्धव सरकार और शिवसेना दोनों को घेरा है। बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना के हिंदुत्व पर सवाल खड़े कर दिया। महाराष्ट्र नाही, तुम्ही म्हणजे मराठी नाही, आणि आज हेही सांगण्याची खरं तर वेळ आली आहे की तुम्ही म्हणजे हिंदू नाही, पण मी हे म्हणणार नाही। त्यावेळी या महाराष्ट्राचं नाव संपूर्ण भारतामध्ये खराब होतं, त्यामुळे शरम वाटली पाहिजे की महाराष्ट्राच्या नावाला बट्टा लावण्याचं काम आज तुमच्या सरकारमध्ये या ठिकाणी होत आहे। मशिदीवरचे भोंगे काढायला सांगितलेत, हातभर फाटली, आणि हे सांगतात आम्ही बाबरी मस्जिद पाडली। आता महाराष्ट्रामध्ये हनुमान चालीसा म्हटली तर राजद्रोह होतो। एकदा सांगा तुम्ही रामाच्या बाजूचे की रावणाच्या बाजूचे, एकदा निकाल तरी या ठिकाणी लावा, आणि त्यानंतर अशा प्रकारचे आरोपपत्र या ठिकाणी तुम्ही। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे पर सीधा हमला बोला। उद्धव ठाकरे ने तंज कसते हुए कहा कि बाला साहेब के जैसे कपड़े पहनकर राज खुद को उनके जैसा समझने लगे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि राज ठाकरे बीजेपी की बी टीम नहीं बल्कि डी टीम है। उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार रात अपने सांसदों की एक बैठक बुलाई थी, और इसी बैठक में उद्धव ठाकरे ने कहा कि शिवसेना ने अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के लिए आंदोलन शुरू किया। एमएनएस उस वक्त क्या कर रही थी, बाबरी मस्जिद मामले में राज ठाकरे कहां थे, ये बातें करके उन्होंने राज ठाकरे पर निशाना साधा है उद्धव ठाकरे ने। और इस वक्त अंकुश भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अंकुश, जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं उद्धव ठाकरे की राज ठाकरे बी टीम नहीं डी टीम है, बी सी डी की बात ना करें, लेकिन कहीं ना कहीं खिचड़ी तो पक रही है, ये तो दिख ही रहा है। हाँ जी, इससे कोई बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि दोनों के बीच में खिचड़ी पड़क रही है। हालांकि दोनों पार्टी इससे साफ तौर पे फिलहाल के मौजूदा जो दौर है उसको मना कर रही है कि किसी भी प्रकार के अलायंस की या फिर इसमें कोई चर्चा भी है। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया सकता कि दोनों नेताओं के जो सुर है दोनों पार्टी के एक में एक मिले हुए हैं। और अगर कोई भी एलिगेशन किसी भी पार्टी पर होता है, शिवसेना या फिर महाविकास आघाड़ी के दूसरे पार्टी के द्वारा, कांग्रेस या एनसीपी के द्वारा, चाहे बीजेपी पर हो या फिर एमएनएस पर हो, तो दूसरी पार्टी उसके संरक्षण के लिए जरूर आती है। देखिए यहाँ पे खुद ही जब उद्धव ठाकरे ने सवाल उठाया राज ठाकरे के ऊपर कि जब बाबरी मस्जिद गिरी गई थी तो एमएनएस कहाँ पे थे, राज ठाकरे कहाँ पे थे, जब बाबरी मस्जिद के खिलाफ जो सबसे पहले आंदोलन था वो शिवसेना ने शुरू किया, तो इस पर राज ठाकरे ने जवाब नहीं दिया। लेकिन देवेंद्र फडणवीस, जिनकी भी आज रैली थी मुंबई के सुमैया ग्राउंड में, उन्होंने जवाब जरूर दिया कि जब बाबरी मस्जिद गिरी थी, जब बाबरी ढांचा गिरा था, उन्होंने ये कहा कि उसे मस्जिद मानते नहीं, वो ढांचा था, तो वहां पर एक भी शिवसैनिक था नहीं
32 नेताओं के नाम आए थे चार्जशीट में। 32 से 32 नेता बीजेपी के थे और वहां पर एक भी शिवसेना के यहाँ पे मौजूद नहीं था। और ये मस्जिदों के ऊपर से लाउड स्पीकर को निकालने के लिए घबराते हैं, लेकिन कहते हैं कि बाबरी मस्जिद गिरी। तो ये जो सेंटेंस था वो कहीं ना कहीं हम कहना इससे गलत नहीं होगा कि राज ठाकरे के डिफेंस में था। तो खिचड़ी तो जरूर पक रही है। जब भी एलिगेशन होता है पार्टियों पर, चाहे बीजेपी पर या फेमिनिस्ट पर, तो कोई ना कोई पार्टी उनके बचाव में जरूर आती है। तो खिचड़ी तो जरूर पक रही है, लेकिन सीधे तौर पे दोनों जो पार्टी के जो नेता है इसे साफ अभी तो फिलहाल इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया आपका अंकुश जायसवाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आलोक सर, आप साथ में जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।